दोस्तों एज ए फ्रेशर साइट पे जाने से पहले बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं जो आपको आनी चाहिए, और उसी में स्टार्ट होता है लेआउट का काम। जहाँ कॉलम को कैसे कास्ट करना है या कॉलम की शटरिंग के बाद क्या करना होता है, ये सब चीज़ें एक फ्रेशर की ड्यूटी होती है साइट पे। और एज ए फ्रेशर आपको ये सब चीज़ें आनी चाहिए। और आज आपके लिए मैंने क्या किया, एक ऐसी वीडियो बनाई है जो छोटी सी इंटर्नशिप है आपके लिए, एक कैप्सूल है। और ये उन्हीं बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जो फ्रेशर हैं, जहाँ स्टूडेंट है, जहाँ 1-2 साल का एक्सपीरियंस है, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, जिसमें मैं आपको काफ़ी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो वीडियो लंबी है, इजीली इंटर्नशिप इसको मैं बोल रहा हूँ। काफ़ी चीज़ें होंगी उसमें, कॉलम की चेकिंग भी करेंगे, कॉलम सही से कैसे करते हैं। ये वीडियोस आपने पहले भी देखी होंगी, लेकिन इसमें आपको कुछ चीज़ें ऐड करके मैं फिर से आपकी लगा लो रिवीजन करवा रहा हूँ, या आपको बोल सकता हूँ जिन बच्चों ने नहीं देखा उनके लिए नए टॉपिक है। स्टार्ट करता हूँ मैं अभी अपनी वीडियो। तो सामने आप देख रहे हो एक्सकवेशन हुई है। पहले तो ये बात बताऊँ मैं कि ये जो एक्सकवेशन हुई है वो 15 से 2 मीटर हुई है। मतलब जो डेप्थ रखी है हमने, फुटिंग या फाउंडेशन बोलो आप, उसकी 15 से 2 मीटर। क्यों? क्योंकि यहाँ थी हमारी ब्लैक कॉटन सॉइल। सामने आप देख रहे हो, आपको जोन दिख रहे होंगे सॉइल की। वो जो ऊपर वाला जोन था वो 6 जोन था, फिलिंग की हुई थी। उससे नीचे 5 जोन 5 की सॉइल है, नीचे जोन 4 की सॉइल है। तो यहाँ हम जोन 4 तक ही गए हैं, तो चलेगा कोई नहीं। अगर जोन 4 तक जाओगे आप घर की कंस्ट्रक्शन के लिए चलेगा, लेकिन जो हाई राइज बिल्डिंग रहती है उनमें हम जोन 1 या 2 ढूंढते हैं। तो ये रहा हमारा जोन। और आपको जोन की खबर कैसे पड़ेगी? देखो, जहाँ पे आपको मोरम बोल लो, जहाँ मिट्टी में जो लूज सॉइल होती है वो ख़त्म हो जाए, जहाँ पत्थर ज़्यादा दिखने लगे, वो सॉइल बेटर है, मतलब फाउंडेशन या फुटिंग के लिए। तो जो आपको बेसिकली, मतलब ऐसे तो हमारा फार्मूला रहता है निकालने, रैंकिन फार्मूला, जिससे हम फाउंडेशन की डेप्थ इजीली निकाल सकते हैं। लेकिन ऐसे आपको कितना जाना है, 1200 से 2 मीटर तक आपको करना ही करना है एक्सकवेट, जब भी आप फुटिंग करो। बिना अगर आपने कोई आर्किटेक्ट या डिज़ाइनर नहीं हायर किया है, तो आप को 1200 से 2 मीटर तक आपको एक्सपेड करना ही करना है। बाकी तो हमारी जो फुटिंग या फाउंडेशन की डेप्थ रहती है वो सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी पे रहती है, जहाँ कैसी सॉइल है, जहाँ लोड कितना है, वो डिपेंड होता है सब आर्किटेक्ट पे। बाकी आप 1200 से 2 मीटर प्रोवाइड कर सकते हो खड्डे की डेप्थ। ये हो गया हमारा कि फुटिंग कितना। और जो साइज़ डिपेंड होगा, साइज़ डिपेंड होता है हमारे हाउस, मतलब आपका डिप्लेक्स है या हाई राइज बिल्डिंग है या जैसा भी आपका घर है, उसके हिसाब से उसका साइज़ डिपेंड होगा फुटिंग का। ठीक है, और साइज़ आप जा सकते हो। इसके लिए आपको क्या है, हमारी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसमें मैंने एक वीडियो डाली है जिसमें हम साइज़ निकालते हैं, डेप्थ निकालते हैं, सब उसमें है। लेकिन आज मैं इसमें आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें आपको देखनी है। ठीक है, ये हो गया, साइज़ का भी हो गया हमारा। आपको मैं थ्योरेटिकली समझाता हूँ इसके बारे में और थोड़ा ज़्यादा। तो गैस, डेप्थ का हो गया हमारा कि डेप्थ हमें कितनी रखनी होती है, 1200 से 2 मीटर हमारी डेप्थ का हो गया। और मिनिमम साइज जो फुटिंग का रखोगे आप, वो रखोगे 1000 मीटर बाई 1000 का। ये हो गया, मतलब इंटू 1200। ये मिनिमम डेप्थ और विड्थ होनी चाहिए घर की कंस्ट्रक्शन की, अगर आप डुप्लेक्स बना रहे हो। फिर आते हैं हम पीसीसी ग्रेड। देखो, पीसीसी ग्रेड डिपेंड भी करता है सॉइल पे भी, लेकिन आपको M10 से कम पीसीसी ग्रेड यूज नहीं करना है उसमें, ये याद रखनी है। मिक्स्ड डिजाइन ना M10 का होना चाहिए पीसीसी ग्रेड का। और अब बात आती है दूसरी की, हमें पीसीसी करनी चाहिए या रबल सोलिंग या सैंड एग्रीगेट फिलिंग करनी चाहिए। देखो, पीसीसी डायरेक्ट अगर आपका मोरम ए वाला एरिया आ जाता है, जहां जोन 4 आ जाता है, जहां बोलो कि हार्ड स्टार्ट आ गया, मतलब पत्थर वाला एरिया आ गया, तो वहां डायरेक्ट आपको पीसीसी कर देनी है। कितनी? 4 इंच की या 3 इंच की आपको पीसीसी वहां कर देनी है। 75 mm से 100 mm पीसीसी आपको वहां कर देनी है सीधा, अगर हार्ड जोन आ गया। दूसरा, अगर आता है वहां आपका लूज आता है, मतलब आप 1200 से 2 मीटर तक भी चले गए फिर भी आपका लूज आ रहा है, वहां आपको कर देना है प्लम कंक्रीट या रबल सोलिंग। ये करके उसके ऊपर पीसीसी कर देना है। और ये रबल सोलिंग, प्लम कंक्रीट, ये मैं टेक्निकल वर्ड्स बोल रहा हूं, ये आपको सब वीडियोस हमारी उसमें डिस्क्रिप्शन उसमें मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट में सब मैंने वीडियो डाला हुआ है। इधर जिनको पता है वो आगे कैरी ऑन करते जाएं, जहां वीडियो देख के आप ये वीडियोस भी देख सकते हो। ठीक है, प्लम कंक्रीट या रबल सोलिंग। फिर आता है कभी कभार क्या होता है नीचे, ये आपके अगर मैं खड्डा खोद दिया हमने,
यहाँ लूज आया, तो यहाँ क्या करते हैं, सैंड फिलिंग करते हैं, फिर उसके बाद एग्रीगेट थोड़ा डालते हैं, मतलब डबल सोलिंग की तरह ही ये डालते हैं, और उसके बाद सीधा फुटिंग बांध के उसको कंक्रीट करते हैं। ये गलत है। इसमें आपको सैंड फिलिंग करके एग्रीगेट डाल के उसके ऊपर पीसीसी जरूर करनी है, उसके बाद आपको फुटिंग करनी है। और कई जगह पे क्या किया जाता है, सीधा जो मार्बल आता है, मार्बल के पीस डाल के उसके ऊपर फुटिंग की जाती है, तो वो गलत तरीका है। उसमें लोड के कारण मार्बल टूट जाता है और सीपेज के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये 3 चीजें हो गई। अभी चौथी चीज है कि हमारी एक्सकवेशन की बेस्ट वे, मतलब एक्सकवेशन कहाँ कैसे करें, ये मैं आपको बताता हूँ। ये क्यों डायग्राम बनाई है, क्योंकि काफी मुझे वीडियोस आ रही थी, कमेंट्स आ रहे थे सर की वो बताइए कि हमें प्लान के थ्रू कैसे हम उसको करते हैं, फुटिंग अपना शार्पना है या जो भी है। तो पहले मैं एक्सकवेशन का बता देता हूँ कि एक्सकवेशन में आपको क्या करना है। अगर आपकी एक्सकवेशन है, मतलब कंजेस्टेड एरिया है, दूर है, या जो भी है, जहां जेसीबी रुकी रहे आपकी, मतलब ये फुटिंग के बाद खोदने के बाद रुकी रहे, तो वहां आपको जेसीबी नहीं लानी है, वहां मैन्युअली बेस्ट रहेगा, खर्चा कम पड़ेगा। अगर ये ऐसा है कि एक्सपोज मतलब सिंपल एरिया है, आप सीधा जैसे ये फुटिंग है, मतलब यहाँ एरिया है, सीधा फुटिंग जाके जेसीबी खोद देगी, तो वो बेस्ट रहेगा, क्योंकि 1000 से 1200 रुपया पर घंटा जेसीबी लेती है। अगर आप पूरे दिन के लिए रखते हो तो आपका इजिली फुटिंग खोद के सब काम हो जाएगा। लेकिन मैन्युअली में अगर फुटिंग खोदना है तो वो काफी ज्यादा कॉस्टली पड़ता है। तो मैं कहूंगा जेसीबी से फुटिंग खोदवाना बेटर रहेगा। और अभी बात करते हैं हम कि हमें प्लान को देख के कैसे करना है। जैसे देखो, कोई भी ये आपका कॉलम है और ये फुटिंग है, कोई भी एक रेफरेंस पकड़ लो, मतलब कहीं से ना कहीं तो रेफरेंस होगा, या ये रोड होगा आपका, या यहाँ घर होगा, तो उसके हिसाब से पकड़ लेना। मतलब ये पहला पॉइंट पकड़ लिया फुटिंग का, यहां से 1 मीटर हम यहाँ आए, 1 मीटर यहाँ आए, और ये फुटिंग बन गई। उसके हिसाब से जो आपको ड्राइंग में दिया होगा कि कॉलम का सेंटर इधर है, तो इधर सेंटर लाइन मेथड से आप इजिली फुटिंग का सेंटर वगैरह माप सकते हैं। जैसे ड्राइंग में दिया था कि ये पॉइंट था, यहां से 1 मीटर, यहां से 1 मीटर काट कोना बन गया। अभी वहां से दिया है इस फेस से 500 पे हमारा कॉलम है, तो ये सेंटर आ गया हम कॉलम के। और यहां से दिया है कि ये 500 पे ये सेंटर है हमारा, तो ये सेंटर आ गया। तो इसलिए हमने इधर शाप लिया। उधर सेंटर जब हम पहुंच गए एक बार, उधर से 3 मीटर पे दूसरा कॉलम, उधर से सेंटर 3 मीटर यहाँ, फिर यहां से जो सेंटर होगा उधर से 2 मीटर पे हमारा इसका सेंटर आ जाएगा। तो ऐसे ऐसे ही हम करते हैं। उसके बाद जो चूना मार के हम एक्सक्वेट करा सकते हैं। कॉलम का साइज कैसे निकालते हैं, बेसिक फार्मूला है, कोई भी निकाल सकते हैं। हाउ टू फाइंड द साइज ऑफ द कॉलम, मतलब जो कॉलम है हमारा उसका साइज कैसे निकालते हैं। आपने देखा होगा जो मिस्त्री वगैरह होते हैं घर पे, या छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, वो खुद से ही कॉलम का साइज दे देते हैं। तो वो तो जहां तो थंब रूल के हिसाब से देते हैं, जहां कैलकुलेशन करके। तो इजी कैलकुलेशन आज मैं बताऊंगा आपको। एक एग्जांपल लेते हैं, ये कॉलम रहा हमारा, ठीक है, ये 2 कॉलम, इसका साइज कितना होना चाहिए। और अगर इसमें देखो सबसे पहले क्या होना चाहिए, ये जो लोड निकालो आप, एक्चुअल लोड, मतलब जैसे मैंने कल भी वीडियो डाली थी, हमने कल निकाला था कि फुटिंग का साइज कैसे निकालते हैं। ये वीडियो आप देख लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, काफी अच्छी वीडियो है कि आप फुटिंग का साइज कैसे निकालोगे। आज का हमारा कॉलम का साइज कैसे निकालेंगे। तो देखो एक एग्जांपल ले लो, ये हमारा सेम बीम आ गया ऊपर, इसके कॉलम के ऊपर, उसके ऊपर स्लैब आ गई, या उसके ऊपर नेक्स्ट हो रही है, तो उसका आपने लोड कर लिया कैलकुलेट। तो हमारा लोड जो मैंने लिया है वो लिया है, एक्चुअल लोड है हमारा 1200 किलो न्यूटन। ठीक है, आपको लोड चाहिए, इसके लिए हमेशा याद रखना जो भी आपका कॉलम डिजाइन होगा, फुटिंग डिजाइन होगा, वो आपके लोड के हिसाब से होगा। डेड लोड और लाइव लोड निकाल लो आप, इजी है, कुछ नहीं है कैलकुलेशन करना। ठीक है, मैंने ले लिया 1200 किलो न्यूटन हमारा लोड है। अब क्या करना है, जो लोड है ना उसमें हमें 10% इंक्रीज कर लेना है फॉर सेफ्टी फैक्टर की हमारा लोड इसमें ज्यादा है। बाई चांस इन फ्यूचर अगर कोई ज्यादा लाइव लोड आ गया उस पर, तो वो उसको भी काउंटर कर लेगा, इसीलिए हमने 10% इसमें बढ़ा दिया। तो 1200 का 10% हो गया हमारा 120, तो दोनों को टोटल किया, हमारा टोटल लोड हो गया 1320 किलो न्यूटन। ठीक है, ये हो गया। इसको अभी रहने दो, ये मैं बताता हूँ क्या है। ये हो गया। अभी क्या है, मिनिमम जो आपको ग्रेड यूज करना है कॉलम में, हमेशा M30 के साथ जाना है। ठीक है, M30 ग्रेड आपको कंक्रीट का यूज करना है। और स्टील तो आपको पता है कौन सा यूज किया जा रहा है, FE 500 TMT मोस्टली यूज किया जाता है। तो ये दोनों चीजें ध्यान रखनी है, यही यूज करना है आपको। नेक्स्ट अभी फार्मूला, अभी क्या है, ये चीज ध्यान रखना कि जो स्टील का मतलब क्या होता है, IS कोड कहता है आपके कॉलम में स्टील मिनिमम 0.8 से 6% ग्रॉस एरिया होना चाहिए कॉलम का, इतना। तो आपको ये याद रखना है, इतना घुसो मत। जो टेक्निकल है उनको तो ये आइडिया हो गया होगा क्या बात कर रहा हूं, जो नहीं है तो आपको हमेशा 1% रखना ही रखना है। एरिया ऑफ स्टील कितना हो गया, 1% ऑफ ग्रॉस एरिया।
ठीक है, टोटल हमारा 100% है। तो अगर 1% ग्रॉस एरिया स्टील का है तो बाकी जो बचेगा 99% वो हो गया हमारा कंक्रीट का। तो ये आ गया एरिया ऑफ स्टील 1%, एरिया ऑफ कंक्रीट आ गया 99% ऑफ ग्रॉस एरिया, ये याद रखना। और इसी को आप लेके चल सकते हो कॉलम में, कोई दिक्कत नहीं है। 1% में ले रहा हूं, काफी है। घर की रेजिडेंशियल बिल्डिंग में जो 1-2 स्टोरी की होती है उसमें। तो अभी आता है मेन फार्मूला हमारा जिससे हमें निकालना है इसको। ये फार्मूला रहा PU इक्वल टू 0.4 FCK AC प्लस 0.67 FY ASC। ये देख के डरना मत कि इतना मैथमेटिकल हो रहा है, सिंपल चीज है। एक बार आप खुद निकालते जाओगे तो आप इजिली निकाल लोगे। अभी आते हैं हम PU पे। PU क्या है हमारा, जैसे मैंने बताया लोड हो गया हमारा PU, ये आ गया लोड। और इसको किलो न्यूटन में कन्वर्ट कर लिया, 1320 इंटू 10⁻3, ये हो गया कन्वर्ट न्यूटन में। अभी 0.4 वैसे ही। FCK क्या होता है हमारा, कंक्रीट की जो ग्रेड कंक्रीट यूज करोगे उसका लिख देना है, 30 आ गया। फिर आ गया हमारा AC कितना था हमारा 99%, इसको मैंने कन्वर्ट कर लिया डिवाइड बाय 100, ये हो गया हमारा 0.99 AG, ये आ गया पूरा AC के जगह। प्लस 0.67 ये आ गया यहां। FY कितना है हमारा स्टील का 500, ये आ गया 500। फिर ASC कितना था हमारा, वो था 1%, तो उसको कन्वर्ट कर लिया 0.01% AG, ये आ गया पूरा यहां पे। सिंपल था, सिंपल फार्मूला हमने पुट कर दिया। अभी क्या करना है, इसको मैं थोड़ा आपको बता देता हूं कैसे आपने सॉल्व करना है। 1320 ये ऐसे ही आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने सबको, तो आया 11.88 AG, ये वहां। प्लस इसको मल्टीप्लाई किया सबको, तो ये आया 3.35 AG, ये हो गया। फिर इसको कॉमन ले लिया और ये ऐसे ये हो गया। फिर AG को हम इस साइड ले गए और ये जो वैल्यू थी इसको डिवाइड कर दिया इससे, तो ये हमारा आ गया 86671.04 mm²। ये एरिया हमारा आ गया कॉलम का, निकल गया। अब भी मेन चीज आती है, अगर देखो अभी मैं स्क्वायर कॉलम को निकालू, अगर आपका सर्कुलर कॉलम है या रेक्टेंगल कॉलम है तो आप वहां ऐसे उसका एरिया का फार्मूला वहां दूसरा लगा सकते हो। लेकिन यहां मैं स्क्वायर निकाल रहा हूं, इसका मैंने सीधा अंडर रूट किया तो मेरा आ गया 294.3। तो अगर हम 294.3 इंटू 3 इसको करेंगे तो हमारा सीधा ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मैंने इसका अंडर रूट करके ये आया, अप्रॉक्स ले लिया क्योंकि जो वैल्यू हमारी अप्रॉक्स ले ली 300 mm। तो हमारा कॉलम का साइज कितना आ गया 300 mm या 12 इंच हमारा कॉलम का साइज आ गया। देखो कितना सिंपल था, कुछ ज्यादा इसमें करना नहीं था। ये फार्मूला आपको पकड़ के चलना है। और ग्रेड और ये और लोड, 3 चीजें आपको चाहिए, आप किसी भी कॉलम का साइज निकाल सकते हो। तो आज का जो है इसमें मैं स्टील डिटेल बताऊंगा कि जो आपके नीचे आप देख रहे हो, मैश देख रहे हो या फुटिंग की जाली बोल लो, उसमें कितने स्टील का डाया यूज़ करना है और कितनी स्पेसिंग होनी चाहिए, और जो कॉलम का बार वर्टिकल बार है उसका हमें कितना डाया रखना है, रिंग की स्पेसिंग क्या होनी चाहिए। दूसरी चीज़ बताऊंगा कि हमें फिलिंग करते हैं जो सैंड, क्योंकि हमने जो खड्डा खोदा है इसको फिलिंग करना है, इसमें कौन सी सैंड यूज़ करनी है, वो सब मैं आज आपको बेसिक बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ फुटिंग जाली से। जो हमें जाली बुननी है, मतलब जो कॉलम का बेस बनेगा, फुटिंग का बनेगा, वो हमेशा आपको 10 और 8 डाया का यूज़ करना है। ठीक है, जो मेन बार आपका रहेगा वो 10 का और जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा वो 8 डाया का यूज़ करना है। और उसकी मतलब भराई कितनी होनी चाहिए, मिनिमम आपको उसकी भराई होनी चाहिए 150 mm मिनिमम उसकी भराई होनी चाहिए। और अगर पॉसिबल हो उसको ट्रेपेजोइडल बनाना है। गाँव वगैरह में ट्रेपेजोइडल नहीं बना पाओगे, मैं दिखाता हूँ कैसी होती है ट्रेपेजोइडल, लेकिन फिर भी आपको उसकी भराई 150 से 250 तक उसकी भराई रखनी है, ये याद रखना। अगर पॉसिबल हो तो दोनों तरफ मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार आपको 10 डाई का प्रोवाइड करना है और वो 150 के सेंटर से आपको प्रोवाइड करना है। अगर आपका घर मतलब 1000 स्क्वायर फीट से 2000 स्क्वायर फीट का है तो जो वर्टिकल का डाया रहेगा, जो वर्टिकल बार कॉलम का, वो आपको जो 4 कॉर्नर होंगे, मतलब आप कॉलम का साइज प्रोवाइड कर सकते हो 300 बाई 230 का, हर 4.5 मीटर पे आपको कॉलम प्रोवाइड करना है। और जहां नेसेसरी लोकेशन होगी वहां भी आपको कॉलम प्रोवाइड करना है। तो आपका जो डाया रहेगा वर्टिकल बार का, चारों कोनों पे 16 का डाया होना चाहिए और बीच में 2 बार हमारे 12 डाया के, मतलब टोटल 6 बार उसमें होना चाहिए। अगर 1000 से 2000 स्क्वायर फीट का घर है और वो डुप्लेक्स तक ही जाने वाला है, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है।
और नेक्स्ट चीज़ क्या है, जो स्पेसिंग प्रोवाइड करनी है, जो स्टीरोप आपने प्रोवाइड किया, रिंग बोल लो, 8 डाया का आपका रिंग होना चाहिए और उसकी 150 ही स्पेसिंग प्रोवाइड करनी है। और गांव में बहुत बड़ी मिस्टेक क्या की जाती है, जो स्टीरोप होता है, रिंग होता है, उसकी स्पेसिंग 200 से 300 तक दी होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, स्पेसिंग प्रॉपर बराबर से उसको स्पेसिंग करना है। अगर पॉसिबल हो, जहाँ से कॉलम स्टार्ट होता है वहाँ से 1 मीटर तक या 3 फुट तक बोल लो, आपको 100 का सेंटर देना है, फिर बीच में 150, उसके बाद फिर 1 फुट अपना 100 का सेंटर। लेकिन पॉसिबल हो तभी, नहीं तो आप 150 का सेंटर दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी चीज़, जैसे मैंने बताया था, आइसोलेटेड फुटिंग या ट्रेपेजोइडल फुटिंग, देखो ट्रेपेजोइडल फुटिंग ऐसी होगी, पॉसिबल हो तो ऐसी ही फुटिंग आपको प्रोवाइड करनी है, तो वो अच्छी एंकरेज भी रहेगी और लोड डिस्ट्रीब्यूट अच्छे से करती है। दूसरी चीज़ आपको देखनी है, जब भी आप मतलब फुटिंग बनाओ, नीचे जो कवर ब्लॉक रहता है, आपने स्टार्टिंग में देखा होगा, कवर ब्लॉक आपका 75 mm का कवर ब्लॉक फुटिंग में होना ही होना चाहिए। ये चीज़ आपको ध्यान देनी, मिस्टेक की जाती है गांव में कि कवर ब्लॉक प्रॉपर प्रोवाइड नहीं किया जाता है और नीचे पानी से लग के जो सरिया होता है वो ख़राब हो जाता है और फाउंडेशन बैठने के डर काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। ये हो गया हमारा स्टील डिटेल का। दूसरा मैंने बात की थी कि मैं फिलिंग का आपको बताऊंगा, तो फिलिंग में हमेशा आपको या तो सैंड पॉसिबल हो कि सैंड अवेलेबल है वो करनी है, या तो मोरम आपको उसमें फिलिंग करनी है, ना कि जो आपने खुदाई में मिट्टी खोदी हुई है वो मिट्टी कभी भी उसमें डालनी नहीं है। और जब भी आप फिलिंग करो, उसको फिलिंग लेयर में करनी है, कंपैक्शन करनी है और साथ साथ में उसकी फ्लडिंग हो, मतलब पानी उसको मारते जाना है हर लेयर में और उसकी प्रॉपर वे से कंपैक्शन करनी है। मतलब एक साथ से मिट्टी हमेशा कभी भी खड्डे में नहीं भरनी है, ये ध्यान देना। क्योंकि अभी एक साथ में भर दोगे, इन फ्यूचर कभी उसमें पानी गया तो वो बैठेगा और दीवार बैठने का डर रहता है। आपने घर में क्रैक्स देखे होंगे, वो एक कारण ये भी होता है कि बिल्डिंग की जो फाउंडेशन होती है या प्लिंथ बीम प्रोवाइड किया होता है वो बैठ गया होता है, इसकी वजह से भी क्रैक आते हैं। तो हमेशा आपको लेयर में भरना है और प्रॉपर से इसकी कंपैक्शन करनी है। कंपैक्शन अगर अवेलेबल नहीं है वहाँ तो फ्लडिंग कर लो, मतलब पानी छोड़ दो पूरा खुला उसमें, तो उससे भी अच्छे से हो जाएगा। हम पूरा मैं बताऊंगा कि फुटिंग का हम कैसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप हमारे देख रहे हो ये ग्रिड मारा हुआ है विद द हेल्प ऑफ टोटल स्टेशन, मतलब एक ग्रिड रहेगा एक्स एक्सिस पे, एक वाई एक्सिस पे, उधर से हम इजीली सेंटर ले लेंगे। ठीक है, तो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, आपको बता देता हूँ कैसे कैसे होगा। सबसे पहले देख रहे हो जैसे ये मेरी एक ग्रिड को नीचे उतार रहा है, मतलब उसी लाइन पे हम उसकी शटरिंग करेंगे। ठीक है, एक बार शटरिंग हो जाए उसके बाद हमारा क्या रहेगा, बॉटम जो उसका बॉटम बार, इसकी मैं वीडियो के एंड में आपको दिखाऊंगा भी इसकी स्टील डिटेल। पहले आप देख लीजिए मतलब इसका प्रोसीजर रहता कैसे है। ठीक है, अभी ये हमने ये 2100 बाई 2100 की फुटिंग है मेरी, उसमें हमने ये डाल दिया उसकी बॉटम मैश। ठीक है, बॉटम मैश होने के बाद उसके मतलब कवर, उसका बॉटम का कवर इधर हमने यूज़ किया 75 mm का कवर। ठीक है, ये डिपेंड करता है फुटिंग किस हिसाब से, उसी हिसाब से हम कवर यूज़ करते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम हमारा क्या रहता है फुटिंग में 75 mm का ही कवर यूज़ किया है। ये हमारा आरसीसी का कवर है। कई बार क्या होता है कि ड्राइंग में मेंशन होता है कि आपको पीवीसी का कवर ही यूज़ करना है। ठीक है, तो उसके बाद ये देख रहे हो मतलब एक बार हमारी बॉटम जाली होगी, उसके बाद एक कॉर्नर पे उन्होंने स्टील एक बांध दिया कॉर्नर पे कि जब हम कॉलम डालेंगे तो वो बॉटम मैश हिले नहीं। ठीक है, ये हो गया। अब जो हमने ग्रिड मतलब उतारे थे जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, वो हम विद दी हेल्प ऑफ प्लम बॉब उनको नीचे उतार लेंगे कि इससे हमारा क्या होगा कि हमारा कॉलम का हमें सेंटर मिल गया। कॉलम का सेंटर मिल जाएगा, उससे हम इजीली जो हमारा अगर 400 बाई 400 का 200 बाई 200 का लेके ये कर देंगे डिवाइड। ठीक है, यहाँ देख रहे हो हमारा ये कॉलम है 500 बाई 400 का, तो अभी मैंने मतलब एक्स एक्सिस मार दी है। ठीक है, अभी हम जो इसकी वाई एक्सिस ले लेंगे। ठीक है, ये बांधी डोरी क्यों, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कहाँ से आई, ये हमें टोटल स्टेशन से हमने कोऑर्डिनेट्स दिए होते हैं ड्राइंग में, इजीली हम उनको मार देंगे और नीचे उस विद दी हेल्प ऑफ उनको मार्किंग कर देंगे। ठीक है, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे अभी वाई एक्सिस की मार्किंग कर रहे हैं। या ऐसे ही इधर भी वैसे ही प्लम बॉब से हम नीचे पॉइंट उतार लेंगे और हमें सेंटर मिल जाएगा कॉलम का।
ये फुटिंग हमारी पीसी, इसके नीचे पीसी से, लेकिन ये फुटिंग हमारी क्या है, इधर वाटर मतलब ज़्यादा सीपेज है, तो उसकी वजह से जो हमारा क्या है, जो बॉटम सरफेस है वो ख़राब दिख रहा है। लेकिन जो भी फुटिंग रहेगी उसकी पीसीसी प्रॉपर वे से होनी चाहिए। अब देखो जैसे हो रहा है हमारा कि सेंटर मिल गया, अब उससे हम पॉइंट ले लेंगे, क्योंकि हमारी फुटिंग है 500 बाई 400 की, तो सेंटर से हम 200 बाई 200 दोनों तरफ कर लेंगे, और उधर 250 उसमें क्या होगा कि 50-50 हम कवर माइनस पहले ही कर लेंगे मार्किंग के दौरान ही, और नीचे कॉलम उतार देंगे। ठीक है, एक बार ये हो जाए तो अभी हमारा कॉलम उधर शिफ्ट करने के लिए रेडी है। ये हमने पहले ही मतलब वाइंडिंग करके, कटिंग और बाइंडिंग करके कॉलम रखा है, इजीली शिफ्ट करके हम सीधा खड़ा कर दें। कई बार क्या होता है कि मतलब वहीं कॉलम बांधा जाता है, लेकिन इधर क्या है हमारे पास, हमने पहले ही कॉलम कर रखा है, और मैन्युअली जहाँ मतलब विद द हेल्प ऑफ क्रेन हम इसे शिफ्ट कर लेंगे और वहाँ उसकी जगह पे रख देंगे। मार्किंग की होती है और ईजिली हम उसको उठा के वहाँ रख सकते हैं। और जैसे एक बार कॉलम पहुंच जाए, हम स्लाइड करके इजीली उसकी जगह पे उसको रख देते हैं। जैसे जो हमने मार्क किया था, मार्क उसी हिसाब से हम कॉलम को उस पर खड़ा कर देंगे। जो भी आगे पीछे करना रहता है वो इजीली उधर से हो जाता है। एक बार हमारा कॉलम खड़ा हो जाए, इजीली हम पाइप डाल के उसको पोजीशन में, जहाँ सपोर्ट से जहाँ भी उसका फोल्डिंग करके इजीली कर सकते हैं। ठीक है, अभी उसको मार्किंग की पोजीशन में लाने के लिए हमें थोड़ा आगे पीछे कॉलम को करना पड़ सकता है। एक बार कॉलम पोजीशन में आ गया, विद द हेल्प जो हमने कोऑर्डिनेट मारे होंगे, जो ग्रिड थे उधर से हम उसका कवर चेक कर लेंगे कि हमें प्रॉपर 50-50 कवर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, जैसे आप यहाँ देख रहे हो हमारी लेबर कवर चेक कर रही है कि बराबर बार से कवर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। एक बार एक्स एक्सिस में हो जाए तो दूसरी वाई एक्सिस में वैसे हम चेक करके देख लेंगे कि हमें प्रॉपर कवर मिल रहा है कि नहीं, क्योंकि अगर कवर नहीं मिलेगा तो बाकी आगे ऊपर चांसेस रहेंगे फिर क्रैक्स के जहाँ जो भी, तो इसलिए हमें पहले ही नीचे ही फुटिंग में कवर चेक कर लेना चाहिए। जाएगा ना उस तरफ। ओलम देख लीजिए ना, वो देखेंगे तो मेन वही चाहिए। ओलम का क्या है यार, ओलम तो नहीं, ये तो आपको वहाँ से मिल जाएगा ना। वो मान लीजिए पेटी इधर उधर फंस का होगा, कोई गारंटी नहीं। एक बार का जो बॉटम जाली हो गई, तो अभी क्या करना है, उसकी टॉप जो मैश रहती है ट्रापेजोइडल शेप की, वो हम कर देंगे। इस वीडियो में मैंने उसकी बार बेंडिंग शेड्यूल नहीं बताया, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में उसका पूरा बार बेंडिंग शेड्यूल बताऊंगा कि हमें टॉप बार का कैसे करते हैं। ठीक है, आप यहाँ देख रहे हो हमने पूरा अच्छे से बांध के इसको रख दिया। कॉलम हमारा रेडी है अभी कंक्रीटिंग के लिए। ठीक है, तो अभी हम अगर अगली नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे इसका बार बेंडिंग शेड्यूल करते हैं। की डिटेल, ठीक है, जो फुटिंग अभी मैं दिखा रहा था उसकी डिटेल। ठीक है, तो जो कितने बाय कितने की फुटिंग थी हमारी, 1700 बाय
2300 और 2100 बाई 2100 की 2 फुटिंग जो मैंने आज आपको दिखाई। ठीक है, उसकी सेक्शन कैसे काटी हुई और उसका स्टील कैसे दिया हुआ है एक बार देख लीजिए। जो हमारा दिया है 10 का 200 के सेंटर से बॉटम बार और टॉप बार, जो ट्रेपेजोइडल शेप आएगी इसके मैं आपको BVS बार बेंडिंग शेड्यूल दिखाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो कैसे हम कॉलम की वर्टिलिटी चेक करते हैं कि वो कॉलम प्रॉपर वर्टिकल है, उसमें डेविएशन कितनी है, कितनी एक्सेप्टेबल होती है डेविएशन कॉलम में, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं अभी बताता हूँ आखिर में। पहले मैं इसका प्रोसीजर बताऊंगा कि कैसे हम चेक करते हैं। काफ़ी ज़्यादा प्रोसीजर रहते हैं कॉलम की वर्टिलिटी चेक करने के। TS से कर सकते हो, जहाँ वाटर स्केल से कर सकते हो, काफ़ी प्रोसेस होते हैं। लेकिन आज जो मैं आपको बताऊंगा वो प्लम बॉब से बताऊंगा कि कैसे हम प्लम बॉब से चेक करते हैं कि कॉलम प्रॉपर वर्टिकल है कि नहीं है। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, मेजरमेंट टेप यूज़ करेंगे। तो इसमें देखो सामने आपने डोरी मारी हुई है, नीचे ईंट लटकाई हुई है, तो ये प्लम बॉब बनाया है, मतलब एक सिंपल वे से। तो इसमें क्या करते हैं, इस प्रोसेस में बताता हूँ आगे। मैं आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ। इसमें ऊपर भी मेजरमेंट देखेंगे, नीचे भी, और दोनों को मैच करने की कोशिश करते हैं। इससे हम वर्टिकल चेक करते हैं। कॉलम मतलब आपको 300 से 400 के बाद आपको चेक करना ही है। मतलब जैसे हमारा 900 बाई 900 का कॉलम है, आपको इधर दोनों साइड, मतलब एक राइट एंगल में दोनों साइड 2-2 रीडिंग चेक करनी होती है। तो उसके हिसाब से आप उसका वर्टिलिटी चेक करते हैं। तो इसमें करते क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आप सामने देख रहे हो कि मेज़रमेंट ली जा रही है नीचे से, वैसे ही नीचे मेजरमेंट लेते हैं। मेजरमेंट ले रहे किसकी है, एक डोरी नीचे लटकाई हुई है, जैसे स्टार्टिंग में आपने देखा नीचे ईंट बंधी हुई है, तो ऊपर भी मेजरमेंट लेंगे और नीचे भी, और दोनों को मैच करते हैं। देखो अगर मैं एग्जांपल लूँ, ऊपर आपकी आ रही है 200 mm और नीचे आ रही है 190 mm। तो इसमें क्या करना है आपको, जो प्रॉप्स लगाई हैं इंक्लाइंट, इनकी सपोर्ट से इस कॉलम को आगे पीछे करना होता है। जैसे ऊपर 200 थी, नीचे 190 थी, तो जिस साइड से आप देख रहे होते हो टेप से, अगर नीचे कम आ रही है तो दूसरी साइड से उसको दबाना होता है। क्योंकि जब आप ये प्रोसेस करवाओगे तो एक कंफ्यूजिंग एक कॉन्सेप्ट रहता है कि कहाँ से कौन सी प्रॉप्स लूज़ करनी है और कौन सी टाइट करनी है। तो ये एक आपको प्रॉब्लम आएगी एज ए फ्रेशर। तो मैं इसको क्लियर करता हूँ कि अगर नीचे एक, मतलब इसका थंब रूल पकड़ लो, अगर नीचे कम आती है तो जिस साइड से देख रहे हो उसकी दूसरी तरफ से आपको प्रॉप टाइट करनी होती है। अगर नीचे ज़्यादा आती है, ऊपर कम आती है, तो यहाँ से देख रहे हो वहाँ से उसको टाइट करके आपका कॉलम वर्टिकल होगा। ये इसका एक थंब रूल है। अभी बात करते हैं हम कि आपकी कितनी डेविएशन टॉलरेंस अलाउड होती है इसमें। तो इसको देखने के लिए क्या होता है, ऐसे तो ±5 mm एक्सेप्टेबल बोलती है, लेकिन BCA क्या कहता है कि आपकी होने चाहिए फ्लोर टू फ्लोर जितनी हाइट होगी, फ्लोर टू फ्लोर जितनी हाइट होगी उसको डिवाइड कर देना है 600 से। तो जितने mm आएगा उतनी डेविएशन उसमें अलाउड होती है। अगर एग्जांपल लूँ मैं, 3 मीटर 800 आपकी FFL टू FL है, मतलब स्लैब फ्लोर से फ्लोर हाइट है, तो उसको हम 3800 को 600 से डिवाइड करेंगे तो 0.6 मतलब कोई 6 mm आएगा। तो अगर आपका कॉलम की वर्टिलिटी में 6 mm से ज़्यादा या कम हो गया तो वो एक्सेप्टेबल होता है। तो अगर जो मैक्सिमम देखा क्या जाता है, अगर आपका कॉलम की डेविएशन में 5 mm से ज़्यादा हो जाए तो वो इतना, अगर कॉलम का साइज़ बड़ा है तो इतनी दिक्कत नहीं है, वो उसमें इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर छोटा है तो उसमें ज़्यादा फ़र्क पड़ सकता है उसकी बेरिंग कैपेसिटी में। तो ये होती हैं 3-4 चीज़ें। आप जब भी कॉलम की वर्टिलिटी चेक करो तो उसमें ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती हैं। मेन चीज़ जो मैं डेविएशन की आप बताने वाला था कि कितनी टॉलरेंस एक्सेप्टेबल होती है, वो मैंने आपकी क्लियर हो गई, और क्या क्या चीज़ें आपको दिक्कत आएंगी जब आप चेक करवाओगे। तो गाइस ये था आज का टॉपिक हमारा। अगर आप में इसमें कोई भी दिक्कत आती है आप कमेंट करो, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। और जो फ्रेशर हैं या स्टूडेंट हैं उनके लिए वेबसाइट पे 2-3 जॉब्स आई हैं, आप जाके चेक कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट जॉब्स हैं। तो गाइस थैंक यू, ऐसे प्यार देते रहो, थैंक यू। और एक नोट जरूर ऐड करूंगा मैं फ्रेशर्स के लिए, जब भी कॉलम का आप वर्टिलिटी चेक करो, एक तो पहले कंक्रीटिंग से पहले कर लेना चाहिए और एक कंक्रीटिंग के बाद। क्योंकि देखो अगर ज़्यादा डेविएशन कंक्रीटिंग के बाद आएगी तो उसको पॉसिबल नहीं होता है ज़्यादा मूवमेंट में। तो इसलिए क्या, अगर पहले किया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 mm आपको आगे पीछे करना रहेगा। अगर बाद में करोगे तो ज़्यादा अगर डेविएशन हुई तो वो दिक्कत हो जाती है उसको पोजीशन में लाने के। जैसे कॉलम हमारा कास्ट होता है
तो उसके बाद उसकी शटरिंग खोलने के बाद क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान देनी चाहिए, वो सब मैं आज आपको बताने वाला हूँ। एक साइट विजिट होगी टोटल कि हमारी कॉलम की शटरिंग खोल रही है। सामने आप देख रहे हो हमारे कॉलम कास्ट हुए हैं कल ही, तो कॉलम की शटरिंग खोल सकते हैं हम 17 से 24 घंटे के अंदर। तो उसकी शटरिंग खुलने के बाद सबसे पहला काम आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे ही आपकी कॉलम की शटरिंग खुले तो उसका पहला काम होना चाहिए आपका, उसका एक बार उसमें क्यूरिंग हो जाने चाहिए विद इन 5 to 10 मिनट, क्योंकि उसका हाइड्रेशन प्रोसेस चल रहा होता है, उसी दौरान उसको पानी की नीड होती है। और तुरंत जैसे ही कॉलम की शटरिंग खुले उसके बाद आपको एक बार पानी का शॉवर कर ही देना है। ये हो गया हमारा पहला काम कि हमारा क्या करना है, पानी का छिड़काव कर देना है जैसे ही हमारी शटरिंग खुलेगी। और जो दूसरा काम रहता है हमारा जैसे ही शटरिंग खुलेगी वो है देखना कि जो आपकी कंक्रीटिंग हुई है वो प्रॉपर वे से हुई है कि नहीं, क्योंकि हमें कैसे पता चलेगा अगर जो हमारा कंक्रीटिंग का हुआ है पहले दिन का उसमें क्या है, अगर अच्छे से वाइब्रेटर नहीं किया हुआ है तो आपको ऐसा सामने जैसे मैं देख रहा हूँ एक कॉलम है इसमें हनी कॉम्ब जैसा हो गया, मतलब कोई फिनिशिंग नहीं आई है। तो ऐसा तो नहीं है कि आपका जो कॉलम खुलने के बाद शटरिंग खुलने के बाद उसमें हनी कॉम्ब दिख रहा है, अगर तो उसको क्या करना है आपको प्रॉपर वे से पानी मार के उसको रफ सरफेस करके अच्छे से फिनिशिंग कर देना है जैसा आपको कहा गया है। मतलब ऐसे तो बहुत प्रोसीजर रहते हैं, इस पे वीडियो भी है, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो कि हनी कॉम्ब को प्रॉपर वे से कैसे हम फिनिश करते हैं। बाकी GP2 या सिंपल आप सीमेंट सैंड मोटार बना के भी अच्छे से उसको फिनिश कर सकते हो। ये हो गया दूसरा काम। जब भी आपका कॉलम खुले ये दो चीज़ें आपको कर देनी है, पानी मार देना है, उसके बाद जो भी हनी कॉम्ब वगैरह हो उसको अच्छे से फिनिश कर देना है। जो तीसरा काम रहता है जैसे कॉलम खुलेगा आपका उस पर लिखनी है आपको डेट कास्टिंग की। क्यों लिखनी होती है वो मैं आपको बताता हूँ। कास्टिंग डेट जो भी आपको जितनी तारीख को आपका कॉलम कास्ट हुआ है उसकी आपको डेट डाल देनी है। इससे क्या होगा, एक तो मतलब एक रिकॉर्ड रहता है कि इस तारीख को हमारा कॉलम कास्ट हुआ। दूसरा तो इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि इतने दिन क्यूरिंग करनी है, मतलब 7 दिन का हमारा मिनिमम क्यूरिंग पीरियड रहता है। तो आप इससे आइडिया लगा सकते हो, जैसे 14 दिन है तो 14 तारीख है तो इसके 7 दिन तक आपको इसकी क्यूरिंग करनी है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो। ये हो गया तीसरा काम। चौथा काम रहता है जैसे आपका मतलब डेट वगैरह हो गए, थोड़ा बहुत क्यूरिंग हो गया उसका, उस पे जो हनी कॉम्ब था वो निकाल दिया, फिर आपको क्या करना है हेज़न क्लॉथ लगा देना है, बट वेट हेज़न उस पर लपेट देने हैं। इससे क्या होगा उसकी प्रॉपर क्यूरिंग होती रहेगी। मतलब आपको ये नहीं है कि थोड़ी थोड़ी देर में उसमें पानी छिड़काव करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, आपने अगर उस पर अच्छे से वेट हेज़न लगाया है तो क्या होगा, पानी एक बार करोगे तो उसके 15-20 मिनट तक आपको पानी उस पर करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जब भी आप ये क्लॉथ लगाओ उसमें एक चीज़ देखनी है कि ये क्लॉथ किस चीज़ के है। जो भी अगर सिंपल क्लॉथ यूज़ किए गए हैं, इसमें जो कुछ मटेरियल ऐसा था जो कंक्रीट को इफेक्ट नहीं करे तो ये चलता है। ऐसे भी काफ़ी क्लॉथ्स आते हैं जिसमें केमिकल वगैरह हो गया या कुछ भी क्लोरीन वगैरह हो गया, तो वो क्या करते हैं इफ़ेक्ट कर सकते हैं आपकी कंक्रीट को। एक तो उसका जो फेस होगा कंक्रीट का तब ताज़ा होगा तो वो अब्जॉर्व करने की शक्ति ज़्यादा होती है। तो इस दौरान अगर आप कुछ ऐसा क्लॉथ लगा दोगे उसमें जिसमें केमिकल वगैरह हो तो वो डिटोराइड कर सकता है केमिकल कंक्रीट फेस को। और जो लास्ट चीज़ मतलब ये सब हो गया तो उसके बाद रहता है हमारा इस पर हैकिंग करना, टाचा बोल लो, जो हमारा कॉलम का फेस है उसको रफ़ करने हैं। क्यों करते हैं रफ़, ये करते हैं हम प्लास्टर, क्योंकि अगर बाद में प्लास्टर आने वाला है कॉलम पे या कुछ पुट्टी वगैरह आने वाली है तो अगर प्लेन सरफेस होगा तो वो अच्छे से बॉन्ड नहीं बना पाएगा उसके साथ, कॉलम के साथ। तो इसलिए हम क्या करते हैं हाकिंग करते हैं। और ये आप प्रोसेस क्लॉथ लगने से पहले भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा वेट करना पड़ता है। जैसे ही आपकी शटरिंग खुले उस तुरंत वैसे हाकिंग नहीं कर सकते, उसका कॉर्नर वगैरह टूट सकता है। तो इसको अगर हम 4-5 घंटे के बाद करें तो वो बेटर रहेगा। और हाकिंग के पे भी हमारा एक वीडियो आप देख सकते हो, पूरा बताया कि कैसे कैसे होता है। और 1 फुट में आपको 28 से 30 नग, 1 स्क्वायर फुट में आपको 28 से 30 नग आपको हाकिंग करनी होती है। टाइप ऑफ फुटिंग, मतलब कितने टाइप की फुटिंग होती है जो आप कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जाके देखोगे। और आपको इंटरव्यू में भी ये पूछा जा सकता है कि कितने टाइप की फुटिंग होती है, और मतलब डिफ्रेंशिएट कर सकते हो आप देख के, मैं पूरा उसमें बताऊंगा।
और लास्ट में एक थोड़ा वो बताऊंगा कि कैसे ड्राइंग में हम पढ़ते हैं उसको, कैसे फुटिंग दी रहती है, कैसे उसका स्टील देखना होता है वो भी। तो सबसे पहले हमारी फुटिंग है आइसोलेटेड फुटिंग, मतलब सामने आप देख रहे हो जो मतलब सिंगल होगी, मतलब एक कॉलम निकला होगा और नीचे फुटिंग होगी। इसके काफ़ी टाइप होते हैं, आपने देखा होगा कि अगर जो साइट इंजीनियर है उसने देखा होगा ट्रेपेजोइडल भी होता है, सामने आप स्क्वायर देख रहे हो, रेक्टेंगुलर देख रहे हो, और एक स्टेप्ड भी होती है, मतलब स्टेप्ड का मैं आगे दिखाता हूँ आपको, और होती है हमारी पैड। बाकी इसमें कुछ नहीं है, मेनली आपको देखा जाएगा जो हमारी फुटिंग देखी जाती है मेनली हर साइड पे, छोटी मोटी कोई बिल्डिंग होगी, घर होगा, तो हमेशा हम कौन सी देते हैं, आइसोलेटेड फुटिंग देते हैं उसमें। और कभी कभार क्या कर देते हैं उसमें स्टेप फुटिंग भी दे देते हैं अगर डेप्थ ज़्यादा हो। सामने आप देख रहे हो हमारी कौन सी है, स्टेप फुटिंग है, लेकिन ये कौन है, आइसोलेटेड फुटिंग का ही एक पार्ट है। तो इसमें आइसोलेटेड फुटिंग में कितने हो गए, हमारा पैड हो गया, स्टेप्ड हो गया सामने देख रहे हो, और स्लोप्ड फुटिंग मतलब जिसमें क्या ट्रेपेजोइडल शेप होगी, वो आपने देखा भी होगा, काफ़ी मैंने पहले वीडियो डाल भी चुका हूँ उसकी कास्टिंग की, उसकी कंस्ट्रक्शन सब की, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूँ मैं आपको हमारी जो कॉन्टीन्यूस फुटिंग है, ठीक है। इसमें हमारा क्या है, इधर अभी जो जहाँ वर्क चल रहा है वहाँ कंटिन्यूस फुटिंग नहीं थी, लेकिन क्या आप इसको पकड़ सकते हो, सामने आप देख रहे हो एक आइसोलेटेड फुटिंग नहीं है, लेकिन यहाँ क्या है, अगर मुझे बताना होगा कि कंटिन्यूस फुटिंग या स्ट्रिप फुटिंग क्या है, तो इसमें क्या होगा, सामने जो कॉलम दिख रहे हैं सीधे नीचे में एक सीधी एक फुटिंग आएगी, मतलब राफ्ट कंटिन्यूस एक राफ्ट जैसी आएगी, जैसे जितने एरिया है, और उसमें से कॉलम निकले होंगे। तो वो काफ़ी जगह पे हम प्रोवाइड करते हैं। आपने देखा होगा यहाँ आपकी वॉल्स हो गई, रिटेनिंग वॉल बड़ी बड़ी, और जहाँ ऊपर जो अंडरग्राउंड वो रहते हैं हॉल वगैरह, तो उसमें से वॉल्स निकली होती हैं, तो वहाँ हम ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं कौन सी, कंटिन्यूस फुटिंग, जो मेनली लोड बेरिंग वॉल्स रहती हैं उसमें प्रोवाइड करते हैं। उसमें क्या होता है कि फुटिंग की विड्थ कम होती है और उसमें से वॉल जो उसकी लेंथ होती है वो ज़्यादा होती है, तो वो हमारी हो जाती है कंटिन्यूस फुटिंग। और सामने जो आप देख रहे हो वो हमारी एक आइसोलेटेड फुटिंग ही है, लेकिन मैंने एग्जांपल देने के लिए आपको बताया कि अगर हम थ्रू आउट यहाँ नीचे ऐसे सिंगल राफ्ट डाल दें और ऊपर कॉलम निकाल दें। तो नेक्स्ट जो है हमारी वो है हमारी स्ट्रैप फुटिंग, जिसमें क्या किया होता है, दो फुटिंग होती है अलग अलग, और उसको क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है, साथ में कंबाइन किया जाता है। सामने आप देख रहे हो दो कॉलम निकले हुए हैं, फुटिंग है, और उसको एक बीम से जोड़ा गया है। तो ये कौन सी हो गई हमारी स्ट्रैप फुटिंग, जिसको क्या बीम या किसी चीज़ से जोड़ा जाता है। इकोनॉमिक सबसे सस्ती बनानी हो तो जो हमारी स्ट्रैप फुटिंग होती है। नेक्स्ट है मैट राफ्ट, मतलब आप सामने कॉलम देख रहे हो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, थ्रू आउट कोई भी बिल्डिंग है, नीचे में पूरे में क्या करेंगे, पीसीसी कर देंगे, उसके बाद राफ्ट बनेंगे, उसके बाद उसमें से कॉलम निकाल देंगे। तो ये हम क्या करते हैं, मैट राफ्ट, मतलब मैट से, वर्ड से ही आपको पता चल रहा है कि एक मैट जैसा होगा जिसमें से कॉलम निकले होंगे। मेनली प्रोवाइड क्यों करते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं जहाँ क्या हो, मतलब लोड बेरिंग कैपेसिटी कम हो सॉइल की, तो वहाँ हम मेनली प्रोवाइड करते हैं। अगर आपकी ब्लैक कॉटन साइल है या दूसरी कोई कोइजिल साइल है, तो क्या होता है उसमें सेटलमेंट हो जाती है, थोड़ी देर बाद बैठती है, एक्सट्रैक्ट होती है। तो उधर क्या करते हैं, मैट जो हमारी राफ्ट रहती है, तो वहाँ हम राफ्ट फुटिंग रहेगी तो उसमें से कॉलम निकाल के कर सकते हैं, तो हमारे चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैं दिखाता हूँ आपको हमारी जो हमारी होती है कंबाइंड फुटिंग। कंबाइंड फुटिंग में क्या है, देखो क्या रहेगा, एक फुटिंग रहेगी, उसी में से कॉलम निकले होंगे, तो वो होती है हमारी कंबाइंड फुटिंग। मतलब इसमें एक प्रोवाइड करने का रीज़न क्या रहता है कि आपको दो कॉलम एक ही जगह पे चाहिए और अलग अलग आइसोलेटेड फुटिंग दे नहीं सकते, क्लैश कर रही है, तो इसलिए क्या करते हैं हम जो हमारी कंबाइंड फुटिंग होती है वो प्रोवाइड करते हैं। कॉलम थोड़ा सेंट्रिक हो जाते हैं उसमें, लेकिन हमारा क्या रहता है इसमें प्रोवाइड करते हैं। सामने आप देख रहे हो हमारा जो ड्राइंग में दिया रहा है, मैं दिखा देता हूँ, सेक्शन काटी हुई है जो, ये देखो उसमें क्या कॉलम का पूरा उसने दिखाया हुआ है। देखो नीचे हमारा 16 का सरिया आएगा 120 के सेंटर से टॉप और बॉटम में, ये ऐसे दिया रहता है, और जो इसका बॉटम का सरिया आएगा वो 12 का 120 के सेंटर से बॉटम में। तो ये इस डिटेल इसकी ऐसे दी रहती है, आपको इसके हिसाब से बार बेंडिंग शेड्यूल बनाना रहता है। तो नेक्स्ट देखो कॉलम में उसने स्टील दिया है 20 डाया का 16 नग एक कॉलम में, और हमारा कॉलम का साइज़ भी उसमें दिया रहता है। ऊपर देखो 750 बाई 750 उसने दिया हुआ है। ये आ गया स्टीरअप का जो उसने माप दिया, देखो 750 बाई 750 का, उसमें कितने स्टीरअप आते हैं, एक ये मेन स्टीरअप है, उसके बाद दोनों तरफ से 2 स्टीरअप निकले हुए हैं, फिर और बीच में लिंक है। तो ये सब डिटेल दिया रहता है। सामने आप देख रहे हो, ये देखो कितने हो गए हमारे, ये 3 स्टीरअप हो गए और एक
हुक हो गई। तो उसमें सब दिखाया कि 8 का सरिया यूज़ करना है, क्या जो भी है सब डिटेल उसमें दी रहती है। तो गाइस ये था हमारा आज का टॉपिक कि कितने टाइप की फुटिंग होती है, और इसी टॉपिक को आप हमारी वेबसाइट civilsitevisit.com पे पढ़ सकते हो। अगर इसके रिलेटेड कोई भी आपको क्वेश्चन आता है कमेंट करो, मैं उसका रिप्लाई आपको करूँगा। और इसको मैंने अच्छे से अपने आर्टिकल में लिखा हुआ है कि कितने टाइप की फुटिंग क्या क्या चीज़ें उसमें रहती हैं। थैंक यू।